अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत जिस जाली तरीके से आईनी तरमीम करने की कोशिश कर रही थी, इस पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और हबीब अकरम ने शो के दौरान कमर ज़मान कायरा से ऐसे कड़वे सवाल किए कि वो आए बाएं शाएं करते रह गए और वो किसी भी सवाल का जवाब ना दे सके। हबीब अकरम ने उनकी खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कायरा साहब, हुकूमती जो मुसव्वदा है उसे तो मौलाना साहब ने आज मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। आप लोग ये कह रहे थे कि आप लोगों के पास अपना मुसव्वदा है, हुकूमत ये कह रही है कि अभी हमारा मुसव्वदा मंजर आम पर नहीं आया है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ ये कहा कि जो मुसव्वदा मीडिया पर चल रहा है वो असल मुसव्वदा है ही नहीं। इस सारी कन्फ्यूजन में जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी वो ये थी कि शायद हुकूमत और उसके इत्तेहादी अदालत को काबू करना चाहते हैं। पहली गुजारिश तो यह है कि मौलाना ने जो बात कही, उन्होंने कहा फिलहाल हमने हुकूमत का मुसव्वदा जो है वो कुल्लन मुस्तरद कर दिया। और ये जो आज बहस हो रही है कि जी आप हुकूमत की रौ में बह गए हैं और आप मुस्लिम लीग के साथ चल पड़े हैं और पीपल्स पार्टी बड़ी आइन की मुहाफिज जमात है, बनाने वाली है, तो हम आज भी कहते हैं कि हम वही जमात है। लेकिन कायरा साहब, अब समझ में आती है कि आपका मसला लोग नहीं है, आपका मसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, जिनके जरिए आप एक ऐसी कोर्ट बनाना चाहते हैं जो जिस छाबे में चाहे हाथ मार ले, और उसके बाद आप हाई कोर्ट को भी सेशन कोर्ट या SHO टाइप की चीज बनाना चाहते हैं जो वजीर आला के सामने हमेशा हमतन कोर्निश बजा लाती रहे। हबीब साहब ये फरमाइए, मुझे तो नहीं पता अभी आईनी अदालत का मतलब सांचा क्या होगा, लेकिन जनरली आईनी अदालत फर्ज करे बन गई, उसमें कौन से केसेस जाएंगे? वो केसेस जो हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत डायरेक्टली एंटरटेन होते हैं, आईनी जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, और दूसरे 184 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट फाइल होते हैं। सिर्फ वो पिटिशंस जो आईनी इश्यूज के साथ रिलेटेड होती हैं वो वहां जाएंगी। बाकी जो आपके क्रिमिनल, सिविल, अदरवाइज केसेस, बैंकिंग, ये सारे केसेस जो निचली अदालतों में फाइल होते हैं, प्रोसेस होकर हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये आईनी अदालत का हिस्सा नहीं होंगे। इसलिए इसके बाद अदालत रह कौन सी? मैं बताता हूँ, देखिए ना, डायरेक्ट जो जुरिस्डिक्शन है सिर्फ वही तो अदालत नहीं है ना। दूसरी तरफ ये भी है कि इस वक्त 60,000 के करीब केसेस पेंडिंग है लोगों के पड़े हुए, 10-10 साल से लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी अपीलें नहीं लग रही। तो क्यों ना एक अलग फोरम बना दिया जाए जिसपे वो भी इतना ही एम्पावर्ड हो, लेकिन जो लोगों की अपील्स हैं, जो रेगुलर काम है, जो पब्लिक के साथ इंसाफ है, बजाय इसके कि आप हमें ये इल्जाम दें कि हम आईनी अदालत बना के और उसके जरिए पब्लिक के इंसाफ वज़ीर आज़म के हैंडपिक्ड लोग हों। हैंडपिक्ड लोग नहीं होंगे, वज़ीर आज़म के हैंडपिक्ड लोग हों और वज़ीर आज़म जिसके हुकूक मुअत्तल करना चाहे करता। मैं देखें हबीब साहब, सवाल ये है कि जो आम आदमी का इशू है, अगर वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और हम कहते हैं कि वो पेंडेंसी ना रहे, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं वो किसी और अदालत में चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के केसेस को जल्द इंसाफ दे, तो ये आम आदमी के हक में है या उसके खिलाफ है? लेकिन दूसरी बात कायरा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पेंडेंसी है वो कहाँ पे? हाई सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल आखिर में केस जाना होता है। पेंडेंसी सबसे ज्यादा जो फैसलों में ताखीर हो रही है वो तो लोअर कोर्ट्स में होती है। तो किसने दूर? तो लोअर कोर्ट्स में आपने ठीक करना है, सूबों ने ठीक करना है, वहां पे आप जा नहीं रहे, डायरेक्ट नया इदारा बना रहे हैं। गुजारिश ये नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वहां पे भी और जजेस जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं। एक ग्रुप है जजेस का जो चीफ जस्टिस साहब की क़यादत में है, वो हुकूमत के हाथों लगा हुआ है, वो बिल्कुल हुकूमत के साथ चल रहा है, और दूसरा ग्रुप जो है वो शाह साहब के साथ है और वो हुकूमत के मुखालिफ है, वो PTI का है। आपने अभी हैंड पिक का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मतलब यह है कि इस वक्त मीडिया के अंदर बैठ के, बाकी सोसाइटी के अंदर बैठ के हम अदलिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर बैठे। अदलिया पार्लियामेंट को भी चेक कर दिया, जो माँ है सारे इदारों की, उसको भी चेक करते हैं कि आपने आइन ठीक बनाया, आईनी तरमीम आपने ठीक किया। कायरा साहब, अब आप ये देखें, ये बात पॉलिटिकल आर्गुमेंट, मैं पॉलिटिकल बंदा हूं, आपको लीगल आर्गुमेंट, मैं उस पर आने लगा हूं। उस पर सवाल ये है कि अगर हमारे जजेस के पास हर चीज जानी है, जिस फोरम ने, जिस अदालत ने, जिस महकमे ने सारे इदारों को चेक करना है कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, उनके एक्ट ठीक है कि नहीं है, उसका क्या अपना एक्ट ठीक है कि वो आपको, वो मुझे, सब चेक करे? चाहिए हुकूमत को कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस को जब वो जस्टिस थे तो बाकायदा तौर पर एक ऐसी असेंबली में बिठाया, असेंबली नुमा कन्वेंशन में बिठाया, जो असेंबली में था, और उनकी गुफ्तगू पे जब हुकूमत की मौजूदा पार्टियां डेस्क बचा रही थी तो उस वक्त आपने बड़ी माजरत है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आपने बिल्कुल बाकी जज मैं करने लगा हूं, बाकी जजेस ने इतराज किया, नहीं आए। लेकिन सर उस वक्त तक आप एक बाकायदा तौर पर अदालत का हुक्म ही तो डिफाई कर चुके थे ना, जो दस्तूर के मुताबिक आपके लिए मानना जरूरी था। नहीं हबीब साहब, ऐसा नहीं था, हमने कोई डिफाई नहीं किया था, हमारा डिफरेंस था उस पर। हम उस वक्त समझते थे कि 2 सूबों के अंदर इलेक्शन या एक सूबे के अंदर इलेक्शन पाकिस्तान में अगर होता है तो ये एक नया पंडोरा खोलेगा जो पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा, ये हमारा व्यू था। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब थी जिसमें वो गए थे और वो आइन की सारी जमातें उसमें मौजूद थी,
किसी एक जमात का वो इजलास नहीं था, अपोजिशन नहीं थी, पीटीआई नहीं थी। सर पीटीआई तो चले, वो तो उस वक्त बैठने को तैयार ही नहीं थे ना। तो क्या अदलिया को अपने अंदर देखने की जरूरत नहीं है? तो ये तासुब तो सियासतदानों ने पैदा किया। क्या हमें मिरासुल कौम ये नहीं देखना कि ये जज साहबान अगर ऐसे हैं, ये ऐसी अदलिया है, तो ये हमें क्या इंसाफ देगी? तो ये तासुब तो सियासतदानों ने पैदा किया ना। अदालत एक फैसला देती है, एक जमात शोर मचाती है, दूसरी जमात खुशी मनाती है। अदालत जो भी फैसला करे तमाम जमातों को उसको मानना चाहिए। ये तो है ना एक अखलाकी बात के मानना चाहिए। अब मैं फर्ज करे मैंने नहीं माना, ओके, दूसरी जमात को हबीब साहब रिप्रेजेंट करते हैं, ये नहीं मानते, तो आप हमें कहें ना हमने गलत किया। ये आप क्यों कह रहे हैं कि जी ये जज साहबान हुकूमत के हामी है, ये फलां के हामी है? नहीं, कोई नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ जज साहबान हैं जिन्हें हुकूमत आपने ये आपका अपना आर्गुमेंट नहीं है, ये आपका भी होगा। आप कहते हैं कि ग्रुप ऑफ दोनों मैं बताता हूँ उस पे बताता हूँ। अच्छा कारा साहब, मुझे एक बात है, अगर मैं ये आपका आर्गुमेंट मान लूं, मैं इस आपने कहा कि आप उनका मंसूर अली शाह साहब, क्यों नहीं नोटिफिकेशन? मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, जब उसका वक्त आएगा दस्तूर में लिखा होगा, वो तो खुद ब खुद बन जाएगा। काजी फाइज ईसा साहब का फिर 3 महीने पहले क्यों जारी हो गया? मुझे नहीं पता, अगर कोई गलत सवाल कर दिया गया, अगर कोई कबल अज़ वक्त कर दिया गया, ये काम हो सकता ही नहीं कि उनके अलावा किसी और को बना दिया जाए। हाँ, अगर दस्तूर में कोई ऐसी तरमीम हो जाती है जिसका बज़ाहिर अभी तक कोई डिबेट ऐसी नहीं है, यानी जो मुसव्वदे फिर रहे हैं इसमें भी ऐसी कोई डिबेट नहीं है। तरमीम पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में नहीं है, लेकिन शायद हुकूमत के मुसव्वदे में है। अगर फर्ज करें अगर है मुझे नहीं पता है, अगर है और वो पास हो जाती है तो ये पार्लियामान का इख्तियार है कि नहीं है? एक जरा बताइएगा हमें, मुझे समझाइएगा कि ये जो आईनी अदालतें, आईनी अदालतों का जो कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया के उन मुल्कों में जरूर मौजूद है जो काफी पसमानदा है, जो बिछड़े हुए मुल्क हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे जिनके आप इत्तेहादी हैं, वो उनका वजीर ही आके बड़े धड़ल्ले से कहता है कि दुनिया में तो बड़ा पुराना रहता है। भुट्टो साहब को ये अदालत की नहीं सूझी कि आईनी अदालत बना दें। भुट्टो साहब ने, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने यके बाद दीगरे ऐसी तरामीम की जिससे कभी चीफ जस्टिस को हटाना तो मतलूब था, कभी चीफ जस्टिस को लगाना मतलूब था। उसका नुकसान हुआ उन्हें भी और मुल्क को भी। उसके बाद आप अब आ जाए, एक मुसव्वदा नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर उस इजलास में हाजिर है जहां पे आईनी तरमीम होनी है जिसका मुसव्वदा नहीं है। फिर यकायक पता चलता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद एक मुसव्वदा मुत्तफिका तौर पर तैयार करने के बात कर रहे हैं और उसमें आईनी अदालत है। ये तीनों मैंने आपके सामने सवाल, और तीसरा सवाल ये कि अगर कल को आईनी अदालत में जज साहिबान के दरमियान कोई इख्तलाफ या इफ्तराक पैदा हो जाए तो उसके ऊपर फिर एक और अदालत बनाएंगे। देखिए, अगर तो जज साहबान के इख्तलाफ की वजह से अदालत बननी है तो फिर तो नहीं बननी चाहिए। भुट्टो साहब के दौर में ये आईनी बहरान नहीं तो उस वक्त 73 का आइन बना था, उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था, वो उसका वक्त नहीं। आप लेकिन उससे पहले अदालतों के साथ जो कुछ हो चुका था मैं उस पे बहस में नहीं जा रहा हूँ। मौलाना भी कह रहे हैं कि जो हमें मुसव्वदा दिया गया, मुझे नहीं पता मौलाना का मुसव्वदा का, मैं तो बिलावल साहब का जिक्र कर रहा हूँ जी। जब मुसव्वदा पास होगा या जाएगा, टेबल होगा कौमी असेंबली में, उस वक्त तो खुल जाएगा। कुछ लोगों का कहना नून लीग के पास भी मुसव्वदा नहीं है। ऐसा नहीं, देखे ना, ये तो जुगत है ना, जुगत पे बहस नहीं कर सकता। इससे बड़ा जुगत क्या हो सकती है? को जरा गहरी मैं समझ रहा हूँ आप क्या फरमा रही हैं। लेकिन तवातुर के साथ ही खबरें आ रही। सर मैं कह रहा हूँ, अगर मेरा खबर से इनकार नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ आ रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया को आप फॉलो कर रहे हैं। साहब असेंबली का इजलास बुला लिया, आप वजीर रहे, असेंबली का इजलास बुला लिया आईनी तरमीम के लिए, और शटल डिप्लोमेसी, शटल पॉलिटिक्स हो रही है, कभी इधर से उधर लोग जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, और मुसव्वदा नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए, अब सवाल ये है, ये भी तो पुरस्कार चीज है ना। नवाज शरीफ साहब लाहौर से इस्लामाबाद आ जाते हैं, नहीं मेरी गुजारिश, और फिर वो वापस चले जाते हैं। मेरी गुजारिश सुनिए, मुसव्वदा आपके पास नहीं, ठीक है, मुसव्वदा पीपल्स पार्टी के एमएनएस के पास नहीं है, मुस्लिम लीग के एमएनएस के पास नहीं है, मौलाना के एमएनएस के पास नहीं है, एमकेएम के एमएनएस के पास नहीं। आपको याद होगा 18वीं तरमीम पास, मैं भी रोज टोल लगाता था कि उसमें क्या पास हुआ, क्या डिबेट हो रही है, मुझे भी नहीं पता होता। हालांकि इन्फॉर्मेशन उसमें वो चीजें भी शामिल थी जो अल्टीमेटली हमें अमेंड करनी पड़ गई जी। जब 18वीं तरमीम को इफ्तिखार चौधरी साहब ने चैलेंज करवा लिया कि जजेस की अपॉइंटमेंट में जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसका रोल खत्म कर दें, उसको डाखाना बना दें, बाकी सब ठीक है। साहब यही प्रॉब्लम है। उस वक्त भी एक चीफ जस्टिस ने गर्दन पे उंगली रखी हुई थी, आज भी कुछ लोग यही कहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर पीटीआई को इसमें मुशावरत में शामिल कर लिया गया तो फिर बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा इन आईनी तरमीम को मंजूर कराने में। हमारे सामने ना जी एक जरूरत
जरूर एक चीज मौजूद है, इस वक्त पीटीआई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, जिस तरह से आईनी तरमीम रात के अंधेरे में और छुट्टी के दिन पास करवाने की कोशिश की गई और पीटीआई के एमएनएस को भी गिरफ्तार करके उन्हें प्रेशराइज किया गया और मौलाना फजलुर रहमान को भी बड़े बड़े लालच दिए गए, लेकिन आखिरकार हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। ना ही मौलाना फजलुर रहमान ने इनकी बात मानी और ना ही ये अराकीन को पूरे कर सके और गैर आईनी तरमीम पास करवाने में ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत पूरी तरह से नाकाम रही। पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से पूरी सफाइयां पेश कर रही है कि वो खुद इस तरह की गैर आईनी तरमीम से इनकारी थी। हमने सिर्फ मशवरे के लिए और कंसेंसस के लिए तरमीम पास नहीं की, लेकिन नाज़रीन हकीकत तो हम सबके सामने है कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, इसी वजह से इन्हें मुंह की खानी पड़ी। अगर इनके पास नंबर पूरे होते तो इस तरह की गैर आईनी तरमीम और काली तरमीम लाजमी पास कर लेते। दूसरी तरफ नाज़रीन नून लीग का भी यही कहना है कि हमने मुशावरत के लिए आईनी तरमीम पास नहीं करवाई और अब हम मुशावरत करने के बाद और पीटीआई को साथ मिलाने के बाद ही आईनी तरमीम पास करवाएंगे। जबकि नाज़रीन नून लीग वाले ये सब कुछ अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन नून लीग वाले ये नहीं जानते कि इनकी इमेज तो पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। रहती सहती इमेज भी इन्होंने जाली तरीके से गैर आईनी तरमीम पास करवाने में अपनी रहती सहती इमेज का भी बेड़ा गर्क करके रखा। अब हर एक को अपनी अपनी पड़ी है कि वो किस तरह से अवाम के सामने सफाइयां पेश करे कि उन्हें अवाम की परवाह थी और वो इस तरह की गैर आईनी तरमीम को पास नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन अब अवाम ये अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये गैर आईनी तरमीम सिर्फ ये अपने मुफाद के लिए करवाना चाह रहे थे, इसमें अवाम का कोई फायदा नहीं था। ये सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों और अशराफिया के लिए थी और अवाम को इन्होंने मजीद नुक्कर में लगा देना था और अवाम का कोई भी पुरसाने हाल ना होता। न सिर्फ जेयूआई और पीटीआई इन गैर आईनी तरमीम की मुखालफत कर रही थी, बल्कि नून लीग के अपने कुछ अराकीन और सेनेटर्स भी इन गैर आईनी तरमीम के हक में नहीं थे। उन्होंने जब गैर आईनी तरमीम के मुसव्वदे को डिमांड की तो इस पर नून लीग की तरफ से उन्हें शरफ कॉल दी गई। उनका कहना था कि आपसे तरमीम को पास करवाएं और उनके हक में वोट दें, आपको मुसव्वदा देखने की कोई जरूरत नहीं। इस पर कुछ सेनेटर्स ने एतराज भी किया और उन्होंने कहा कि हम इस तरह की गैर आईनी तरमीम पास नहीं होने देंगे, हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। नाज़रीन, ये बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है और ये इस खबर को देने वाले हामिद मीर हैं। उन्होंने एक शो में बताया कि किस तरह से नून लीग के अपने सेनेटर्स ही इन गैर आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नाज़रीन, अब यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो पूरी तरह से बूट पॉलिश करने में मसरूफ हैं, वो किस तरह से अवाम के लिए मजीद मुश्किलात और अवाम को मजीद खाई की तरफ लेकर जा रहे हैं। जबकि वो बूट पॉलिश करने में इस कदर मसरूफ है कि उनके हाथ में जो भी कागज थमा दिया जाता है वो पार्लियामेंट में ले जाकर उसे पास करवाने में लग जाते हैं। इस बार तो नून लीग को फिर भी 20 सीटें मिल गई थी, वो भी इन्होंने जाली तरीके से हासिल की। अगली बार अगर इलेक्शन हुए तो इन्हें वो सीटें भी नहीं मिलेंगी। फिर देखते हैं कि कितनी सीटों पर डाका डाल के इन्हें दोबारा से हुकूमत में लाया जा सकता है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।